नमस्कार कार्तिक जी। नमस्कार। आज हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी गंभीर विषय है। जैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई, अनएम्प्लॉयमेंट। और ये सिर्फ भारत की दिक्कत नहीं है, ये अनएम्प्लॉयमेंट वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है। आपने यूएस का डाटा देखा होगा, यूएसए का डाटा देखा होगा, और भी काफ़ी देश है। काफ़ी जो लोग हैं वर्कर्स के रूप में एक देश से दूसरे देश ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है, कैसे हम इस चीज़ को देख सकते हैं आगे? मैं इस चीज़ में बताना चाहूँगा कि एम्प्लॉयमेंट हो या अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है। आप जैसे कि मार्केट में कई सारी न्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली देखा जाए नज़रिए से, हुँ, तो लोग जॉब करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर स्किल्स 5,000 रुपए की है, हुँ, उनको सैलरी चाहिए 25,000, 50,000। तो कहीं न कहीं ये चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट में गिनी जा रही है। आप सरकारी नौकरी तक जहाँ तक बात करें, देखो वहाँ तो लिमिटेड है। अब वहाँ लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, कई लोग लगे रहते हैं सेफ्टी के लिए कि मेरी सिक्योरिटी एक फ्यूचर सिक्योर रहेगा सरकारी नौकरी के साथ, तो कई लोग उसमें लगे रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट जब माना जाता है जब हम जाएँ और कहीं भी जॉब खाली नहीं हो। आपके अंदर अगर स्किल्स ही नहीं है और आप अगर जॉब करना चाहें, आप सोच रहे हैं कि मुझे 50,000 या 1,00,000 रुपए सैलरी मिले, बट वो पॉसिबल नहीं है ना। आपके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपने कहीं-कहीं वर्क नहीं किया है, आप किसी फील्ड में कम सैलरी में आना नहीं चाहते हो, तो कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है? और कहीं इस चीज़ का भी हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का कि जो एआई आ रहा है, एआई से कई सारी नौकरियाँ गई हैं, कई सारी चीज़ें आप ये समझ सकते हो कि रुक गई हैं, लाइक एडिटिंग समझ लो, रील्स समझ लो, जी, यहाँ तक कि वेबसाइट बनाना समझ लो, ऐप समझ लो। आज के टाइम पे कोडिंग, वेबसाइट बनाना बहुत सिंपल हो गया है, एआई ने इतना सिंपल कर दिया है। जी। हम रील्स बनाएँगे, रील्स में भी अगर हमने कुछ कंटेंट डाल दिया ऑटोमेटेड रील्स बन जाती हैं। कई सारे फेसेस बन जाते हैं आज के टाइम पे, कई सारे मॉडल्स हैं जो एआई से ही चल रही हैं। 10-10 लाख रुपए महीने का अर्न कर रहे हैं सिर्फ़ एआई से। जी, आप ये समझ सकते हो और उसके बाद फिर हम आपने जो जैसा बोला कि हम विदेश में मज़दूर जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, वो इसलिए वो सिर्फ़ एक टर्नओवर एक टाइप से ही समझ लो एक सर्कल चलता है, जिसका जी, सम ज़ीरो होता है। वो उधर जाते हैं, उधर के लोग कहीं और जाते हैं, कहीं और के लोग इंडिया आते हैं। जी, जी, ये है एक टाइप से, हम समझे कि एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा। एआई अगर नौकरी ले भी रहा है तो कहीं न कहीं दे भी रहा है जी। और कई लोग ऐसा है बिज़नेस स्टार्टअप्स करना तो चाह रहे हैं, लेकिन कई सारे लोन्स नहीं प्रोवाइड होते हैं, कई सारी दिक्कत आ रही है लोन्स को लेके, दैट्स व्हाई ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी। पर कार्तिक जी, इस चीज़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि इस चीज़ में गवर्नमेंट का भी काफ़ी इसमें हाथ है कि जॉब्स इतनी प्रोवाइड नहीं हुई हैं। अब जैसे आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब आपने एक एग्जांपल दिया कि जिसमें स्किल्स 5000 की है और उनकी डिमांड ज़्यादा है। अब आपने एजुकेशन देखा होगा, एजुकेशन काफ़ी बढ़ गया है, मतलब एजुकेशन की कॉस्टिंग काफ़ी बढ़ गई है। आप एक बच्चे की एजुकेशन के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। अब जब वो लाखों रुपए खर्च करता है तो वो हज़ारों की जॉब तो चाहता ही होगा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि यही तो आपकी सोच है कि हम एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो मत नहीं, आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जाते हो? आप जाओ ना सरकारी स्कूल। क्वालिटी एजुकेशन सर, नहीं, जैसे किसने आप बोला क्वालिटी खराब है? आज के टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल कितने बेस्ट हो गए हैं, हर चीज़ प्रोवाइड होती है। कहीं जगह हैं, बहुत सारी छोटी-छोटी जगह हैं जहाँ पे नहीं हो पा रहा है डेवलप। लेकिन कई सारे आप देखोगे तो सरकारी स्कूल्स कितने डेवलप हो गए हैं, कितने चेंज हो गए हैं। चलिए आप ऐसी बात कर रही हैं तो एम्स देख लीजिए। कहीं न कहीं गवर्नमेंट के जी, सेक्टर एम्स एक बहुत बड़ी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गनाइज़ेशन नहीं कह सकते ना, है तो गवर्नमेंट का ही पार्ट। जी, बिल्कुल। अब हम अरिहंत देख लीजिए। हम ग्रेजुएशन के बाद हम ये करते हैं, कई सारे फॉर्म देते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। जी। जब अगर गवर्नमेंट कॉलेज की क्वालिटी नहीं है, तो फिर हम क्यों गवर्नमेंट कॉलेज जाते हैं? क्यों? क्योंकि वहाँ से नौकरी अच्छी मिलेगी। एक इस चीज़ का रीज़न शायद मेरी नज़रों में जॉब सिक्योरिटी भी है। यदि आप गवर्नमेंट की साइड से जाते हैं तो आपका अलॉटमेंट होना थोड़ा सरल हो जाता है, तो जो कि फ अलग दूसरे वर्ग के लिए एक मीन्स पीड़ा का विषय है। जैसे नहीं, आप तो फिर हम कह सकते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल भी इस चक्कर में खराब नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल की इंग्लिश, कई सारे एग्ज़ाम्स देके टीचर्स वहाँ क्वालीफाई होके आते हैं। जी। प्राइवेट स्कूल के टीचर जितने क्वालीफाइड नहीं होते, जितने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर होते हैं। टीईटी, बीएड ये सारे एग्ज़ाम्स, ये सारी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, एजुकेशन कंप्लीट करके ही वो गवर्नमेंट स्कूल के पास आते हैं। जी। तो क्या आपकी नज़रों में गवर्नमेंट जो एमपी बोर्ड्स होते हैं या जो गवर्नमेंट बोर्ड होता है, आईएससी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड को एक कर देना चाहिए या फिर सबका सिस्टम अलग-अलग ही रहने देना नहीं, चाहिए? सबका सिस्टम अलग है तो अलग रहने दीजिए। देखिए क्या होता है ये सिस्टम हमारा बनाया हुआ नहीं, ये जी। एक ऑर्गनाइज़ेशन का बनाया हुआ है, एक डिफ़रेंस है। अगर हम इनको मिलाएँगे तो कहीं न कहीं बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जैसे हमें भी तो पता होना चाहिए कि एक्चुअली क्या रेशियो
आईसीएससी बोर्ड का है, क्या रेशियो, हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, हमें भी तो समझ में आना चाहिए। अगर हम सब मिक्स कर देंगे तो कहीं ना कहीं एजुकेशन बाहर की वो भी चली जाएगी हमारे यहाँ से। जी। जी। तो अब ये जैसे एजुकेशन आपने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन भी काफ़ी बेटर है, गवर्नमेंट स्कूल की एजुकेशन बेटर है, बट आपकी नज़रों में इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कुछ सुधार करना चाहिए, या फिर ऐसे ही रहने देना चाहिए? नहीं, सुधार तो गवर्नमेंट ऑलरेडी टाइम टू टाइम करती रहती है। ऑडिट्स होने चाहिए, टाइम टू टाइम ऑडिट्स होने चाहिए। जैसे जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, जी। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि वहाँ पे स्किल्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल में मेरे ख्याल से शायद स्किल्स को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता होगा। नहीं, ये पहले की बात हुआ करती थी, आज से 2015 के पहले की बात थी, जहाँ स्कूल में स्किल्स को नहीं देते थे, हम प्रायोरिटी नहीं करते थे। लेकिन आज उसके बाद से, जब से बीजेपी सरकार आई है, उन्होंने एजुकेशन में बहुत ही फोकस किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम को बदला है, कई सारे जी। चेंजेस लाए हैं उस चीज़ में। तो आप ये देखिए, आप गवर्नमेंट स्कूल जाइए, वहाँ देखिए कई सारी स्किल्स पे ही वर्क होता है। आप चलिए मैं आपको बता दूं, कहीं आपने प्राइवेट स्कूल में फोटोग्राफी या फिर होम साइंस ऐसे कोई 12th क्लास में देखा है क्या सब्जेक्ट? सीबीएसई और आईसीएससी में ये अवेलेबल नहीं है, जी। लेकिन यूपी बोर्ड में अवेलेबल नहीं है। मैंने खुद 12th क्लास में फोटोग्राफी का कोर्स किया है, जी। मतलब मैंने अपनी 12th कंप्लीट की फोटोग्राफी सब्जेक्ट से। जी। तो ये स्किल्स ही तो है, हमने प्रैक्टिकल स्किल्स, हमने प्रैक्टिकल वर्क किया है, फोटोग्राफी में प्रैक्टिकल वर्क किया है। और ये स्किल्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ही तो प्रोवाइड किया। अगर मैं सीबीएसई में या आईसीएसई में होता तो कहीं ना कहीं मैं मैथ या बायो लेके बैठ जाता या कॉमर्स लेके बैठ जाता। जी। तो यहाँ चेंजेस का मतलब क्या है, गवर्नमेंट ने चेंजेस किए ना, तभी तो मैंने फोटोग्राफी से की है सर 12th पास। जी। जैसे युवा देश का भविष्य है, तो आपके अनुसार युवा को बिजनेस की ओर अग्रसर होना चाहिए या फिर जॉब? जैसे कि आपने देखा होगा काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। एक पोस्ट के लिए कम से कम 10-10 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ लोगों का सिलेक्शन होता है एक पोस्ट के लिए सिर्फ। काफ़ी भीड़ लगती है इसमें, हमारे काफ़ी पैसे जाते हैं, गवर्नमेंट के भी काफ़ी पैसे जाते हैं, मैनेजमेंट लगता है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या सुधार आना चाहिए ताकि ये सिस्टम और अच्छा हो पाए? देखिए क्या होता है ना, बिजनेस और जॉब एक बहुत अलग अलग क्राइटेरिया है। बिजनेस यानी कि रिस्क, या तो आपका बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा होना चाहिए तो आप बिजनेस करो, या तो बहुत ही खराब होना चाहिए तो आप बिजनेस करो। आप सोचो कि मिडिल क्लास एक वेल सेटल्ड फैमिली है, एक मिडिल क्लास फैमिली जैसे है। आप अभी काफ़ी बिजनेस ऑनलाइन चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि घर के एक छोटे से कमरे से लोग बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। मीन्स एक स्मॉल बिजनेस भी काफ़ी अच्छे ग्रो हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स जो कि 2020 के बाद उभर के आए। आप सही कह रही हो, लेकिन आप इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही हो। कई सारे फेलियर्स का रीज़न क्या है, बिजनेस फेलियर्स का रीज़न क्या है? ये फ़ोन, यूट्यूब ही तो है। उन्होंने यूट्यूब पे बोला कि आप 10,000 में घर पे बैठ के बिजनेस शुरू करिए, ये करिए। जब वो 10 20 50 10,000 का जब हम खर्चा देखने जाते हैं तो 50,000 1 लाख का खर्चा हो जाता है। वो हम 1 लाख का खर्चा करके फिर हम बिजनेस चालू करते हैं, पता चलता है यहाँ पे सेल्स ही नहीं है। वो 1 लाख रुपए क्या, क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे कोई अपना सामान बेचने में लगा था, कोई अपनी मशीनरी सिस्टम बेचने में लगा था कि ये मशीन हम बेचेंगे तो वहाँ से सेल्स होगी। तो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ये वीडियो बना के उन्होंने सिस्टम बेचा। उसके बाद फिर जब उन्होंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके अपना बिज़नेस चालू किया, वो रनिंग में नहीं है। तो कई सारे फेलियर्स का रीज़न, बिज़नेस फेलियर्स का रीज़न यही है, यूट्यूब जी। और इंस्टा। तो आपके अकॉर्डिंग क्या इस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली एक गवर्नमेंट को प्लान बनाना चाहिए जिसमें कि सेक्टर वाइज बिजनेस के बारे में वो स्टार्टअप को नॉलेज दे, कैसे स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस? अब नहीं, जैसे कि आप एक बिजनेस ओन करते हैं, आप उस बिजनेस के आप एक्सपर्ट हैं, आप चाहें तो आप कुछ लोगों की हेल्प कर सकते हैं कि आपके जैसे लोग और कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इस टाइप का कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। नहीं, गवर्नमेंट करती है ना इन्वेस्टमेंट, फंडिंग, कई सारे बिज़नेस। लेकिन क्या होता है ना, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उन लोगों को नहीं पता होता है, नॉलेज नहीं है कि हमें एक्चुअली फंडिंग कराने किसके पास जाना है। जी। कई सारे बिज़नेस ओनर्स होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। जी। उनके पास अगर आइडियाज़ हों तो वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, बट रीच आउट नहीं हो पाती है। इन्वेस्टर्स की और स्टार्टअप्स की रीच आउट नहीं हो पाती है। दैट्स वाई कई सारे फेलियर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो फिर हम कहीं न कहीं उस चीज़ को होल्ड कर देते हैं। जी। इसी लूप होल को दूर करने के लिए यूट्यूब, इंस्टा और ऑनलाइन माध्यम है, बट आजकल का युवा इस माध्यम को सही तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहा है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने एग्जांपल दिया हुआ था, गेमिंग एक बहुत बड़ा इसका लूप होल है कि गेमिंग में बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं और फिर उसके बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, तो काफ़ी सारे उनके पैसे बर्बाद होते हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वो ख़राब करते हैं, जिसको यदि वो एक अच्छी जगह यूज़ करें तो शायद वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं।
नहीं, बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट नॉलेज शुरुआत में किसी को नहीं होती। मैंने भी कई सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं, बट फेलियर्स भी मैंने देखे हैं। मैंने कहीं यहाँ पे इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, किसी दोस्त से लिया, कहीं से लिया, और मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, अलग अलग सेक्टर्स में किया, अलग अलग सेक्टर में मैंने बिजनेस ट्राई किए, बट मैं फेलियर हुआ। लेकिन कहीं जगह मुझे बहुत अच्छी सक्सेस मिली। जी। क्या होता है, आप जिस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन दे रही हो उसमें कई बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। एक जॉब और एक बिजनेसमैन, उनमें डिफरेंस होता है। मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि मेंटली किसकी कैसी है। किसी को सेफ साइड चाहिए, किसी के अंदर ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बिजनेस को नहीं कर सकता है। बिजनेस में हेक्टिक प्रेशर, फंडिंग प्रेशर, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं बिजनेस में, और जॉब में एक फैमिली प्रेशर रहता है, दैट्स इट। और हम जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से ही बिजनेस को फोकस किया है। हमने बिजनेस पर, हमने छोटे से ही, मैं जब 8-10 साल का था, तो कई सारे फंक्शन आपने देखोगे, शादी समारोह चलते थे जी। तो उसमें मेरे फादर थे, वो शॉप लगाते थे ये कन्फेक्शनरी की, जिसमें गुटखा सिगरेट इस टाइप में सामान मिलता था। तो पानी के पाउच उस टाइम ठंडे पानी पाउच बहुत चलते थे, गर्मी में थी। तो मैं उन पानी के पाउच को, जैसे अगर दुकान पे 4-5 दुकानें लगी रहती थी, तो अगर मैं वहाँ बेचता था तो वो 1 रुपए का, और उसमें भी 5-6 दुकानें हैं। तो मैं क्या करता था, मैं बाल्टी में मैंने पाउच उसमें फिल किए, और मैं अंदर शादी समारोह के अंदर बाल्टी लेके 2 रुपए का बेचता था। और लोग, क्या होता है, जब प्यासे के पास पानी आता है तो वो कुछ भी कीमत दे सकता है जी। तो उसने भी 1 रुपए का 2 रुपए दिया, तो मैंने डबल अर्न किया। मतलब हमने इन्वेस्ट तो छोड़ो, जो हम बाहर बेच रहे थे, सिर्फ मैंने 200 मीटर में अंदर गया हूँ और मुझे डबल हो गया उसका पैसा। जी। तो पैसा सामने होता है, उठाने की नज़रिया होना चाहिए, कैसे आप उठा सकते हो। जहाँ मैं एक पाउच 1 रुपए को, मेरे फादर 1 रुपए का एक पानी का पाउच बेच रहे थे, वहाँ मैंने 2 रुपए। जी। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जैसे आपने एक बिजनेस को मास्टर किया, तो गवर्नमेंट को स्कूल्स में ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट को बुलाना चाहिए जो कि अलग अलग फील्ड में मास्टर किए हो, जिससे कि बच्चों को भी गाइडेंस मिले कि उन्हें किस फील्ड में जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, युवा, हमारे देश का युवा बहुत, हमारे पास बहुत ऐसी जनसंख्या है, ऐसे आइडियाज़ हैं और ऐसा छुपा टैलेंट है जिसको यदि हम रास्ता दिखाएं, सही मार्ग दिखाएं, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन क्या होता है ना, इस चीज़ के लिए भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है। गवर्नमेंट ऐसी कोई भी चीज़ हाथों हाथ स्टार्ट नहीं कर सकती है, और कोशिश भी की है गवर्नमेंट ने। कई सारे सेमिनार्स चलते हैं, स्कूल में आते हैं कई सारे लोग बाहर से मोटिवेशन के लेके, कई सारे सब्जेक्ट को लेके। हाँ, आपकी बात यहाँ मुझे अच्छी लगी कि हम जैसे 12th के बाद हमें सब्जेक्ट चूज़ किया, 10th के बाद सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, तो हमारे पास कोई एक प्रॉपर गाइडेंस आए, या तो हमारे पेरेंट्स हों या टीचर्स हों। लेकिन यहाँ हमें अगर बाहर से गवर्नमेंट की साइड से कोई गाइडेंस मिले तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे सेशंस होते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो कि प्राइवेट स्कूल्स में हेल्प करते हैं बच्चों को अपने आगे के फ्यूचर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए। ये फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स में अवेलेबल नहीं है। तो आपके अनुसार क्या ऐसा कुछ गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करना चाहिए स्कूल्स को? नहीं, गवर्नमेंट तो प्रोवाइड करती है। आप लगता है अपडेटेड नहीं हो उस चीज़ को लेके, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इस चीज़ों को। आपको लगता है गवर्नमेंट के कितने लोग, मैं आपको चलो बताता हूँ। प्राइवेट स्कूल में कई सारे नेता नहीं जाते जी। बट गवर्नमेंट का कोई भी फंक्शन हो, वहाँ का विधायक, सांसद, चेयरमैन, कई सारे नेता, मंत्री, ये लोग जाते हैं फंक्शन में। कई सारे डीएम, आप सोचो ना, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इससे बड़ा कोई एजुकेटर हो सकता है? जो जिले का मालिक है, जिसने लवासना में ट्रेनिंग की है, उससे बड़ा एजुकेटर कोई हो सकता है? वो उस लोकेशन पे जाता है, उनको बताता है कि आपको कैसे क्या करना है। कई सारे अधिकारी, तहसीलदार, सब कलेक्टर, बहुत सारे लोग जाते हैं जी। IPS, IAS, कई सारे लोग जाते हैं, तो इनसे मार्गदर्शन ही तो मिलता है लोगों को। तो ये गवर्नमेंट के लोग ही तो नहीं, गवर्नमेंट का ही तो काम है। आप बताइए, जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ये एक तरीके का पर्टिकुलर नॉलेज दे पाएंगे। अब जैसे आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम जाता है। डीएम, आपको पता है कि डीएम एक पर्टिकुलरली एग्जाम को क्वालिफाई करके जाता है, जिससे कि पहले से बच्चों की मेंटेलिटी बन जाती है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है। बिजनेस जो कि भारत का भविष्य है, इसकी तरफ उनकी नॉलेज काफ़ी कम होती है, क्योंकि इस तरीके का कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे जाता नहीं है। IAS इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। IAS हर साइड की नॉलेज लेके वहाँ पहुँचता है लवासना। मतलब 15 लाख लोगों के बीच में से वो एक निखरता है। IAS के अंदर क्या नॉलेज नहीं है, वर्ल्ड वाइड नॉलेज लेके ही वो उधर तक पहुँचता है। फिर वही कहीं जाके वो हमारे CMO PMO तक पहुँचते हैं। तो बेसिकली उनसे अच्छी नॉलेज मेरी नज़र में कोई टीचर भी नहीं दे सकता है, क्योंकि कई सारे प्री तक या मीन्स तक पहुँच पाते हैं, इंटरव्यू क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो वो आज प्राइवेट इतनी सारी कोचिंग चल रही है, उनमें टीचर बन के बैठे हुए हैं, वही टीचर हैं। तो मेरे हिसाब से उन्हें तो ग्राउंड की नॉलेज है।
फिर जैसे मैं आपकी बात से इस चीज़ से सहमत हूँ, तो फिर आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी सारे ऐप डेवलप करते हैं। आपने इंस्टाग्राम देखा है, इंस्टाग्राम में रील देखी है जो कि आजकल सोशल मीडिया के लिए एक सेंसेशन बन गया है। यूट्यूब आपने देखा, ये सारे फॉरेन ऐप्स हैं। इंडिया में इस तरीके का कोई भी ऐप नहीं है। इस चीज़ का रीज़न क्या है कि हमने बच्चों को स्कूल्स में इतना नॉलेज नहीं प्रोवाइड किया है, या इतनी क्रिएटिविटी हमने बच्चों के अंदर नहीं भरी है, जैसे कि वो अपना आइडिया, अपने इस तरीके की कुछ प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट के सामने पेश कर सकें। आपकी क्या राय है कि यदि इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब जैसे ऐप भारत अपना सॉफ्टवेयर लॉन्च करता है, तो इसमें जीडीपी को और भारत को कितना फ़ायदा हो सकता है? बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ को लेके। लाइक गवर्नमेंट को इस चीज़ में सोचना चाहिए कि हमें कुछ ऐसा ऐप बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी इंडिया की जनसंख्या 144 करोड़ है। जी तो हमें इस चीज़ का बेनिफिट उठाना चाहिए कि वो ऐप हर फ़ोन में होगा, जी तो हमारे इंडिया का डाटा बाहर नहीं जाएगा। लाइक चाइना, जी चाइना के खुद के ऐप्स हैं, बाहर के ऐप नहीं आते हैं। ऐसे ही इंडिया के खुद के ऐप होने चाहिए। जी और उसके बाद इन ऐप्स में अगर हम मार्केटिंग करें, एड्स चलाएं, जैसे मेटा एड्स है, फेसबुक का, इंस्टा का एड्स है, वो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा पैसा ले जाते हैं बाहर। मतलब एक दिन में डेली का 800 करोड़ 1000 करोड़ के एड्स मेटा एड्स पे चलते हैं जी हर सेक्टर पे। बिल्कुल। इंडिया में जितने बिजनेस रन हो रहा है उस हिसाब से एवरेज, तो आप सोचिए कितना पैसा बाहर जा रहा है। जी अगर यही पैसा इंडिया में रहे और एक एड्स के हिसाब से एक ऐप डिज़ाइन हो, इंस्टाग्राम फेसबुक के हिसाब से, और उसको हम इंडिया में ही डिज़ाइन करें, क्योंकि इंडिया में डेवलपर्स की कमी नहीं आई थी। जी इंडिया में बेस्ट IITians हैं, तो हम इस चीज़ को डेवलप करेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बेस्ट रेवेन्यू का सिस्टम बनेगी। जी खैर गवर्नमेंट ने अभी अभी इन्फ्लुएंसर पे ध्यान दिया है, इनके लिए कई रूल्स और कई सारी चीज़ें निकाली हैं, कई सारे प्रॉफिट्स निकाले हैं। एक अभी अभी रिसेंटली एक IAS हैं, उन्होंने एक स्टूडियो बनाया है, पॉडकास्ट स्टूडियो लाइक ऐसा ही। तो उन्होंने वहाँ के लिए मतलब एक मेंबरशिप बनाई है कि आप एक मेंबरशिप लीजिए और वहाँ पे अपना पॉडकास्ट फ्री में शूट कर सकते हो। एडिटिंग सब कुछ उनकी साइड से होगा। जी तो एक ऐसा सिस्टम बनाया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे रही है, लेकिन गवर्नमेंट टेक्निकल पे ध्यान नहीं दे पा रही है, गेम्स पे ध्यान नहीं दे पा रही जी, है। युवा आपको पीढ़ी है जी जी 20 21 22 18 19, इस एज को कई सारे गेम्स चल रहे हैं, आपको भी पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जी पब्लिक समझ गई होगी। लेकिन क्या होता है ना, ये गेमिंग ऐप आज की जनसंख्या को बर्बाद कर देते हैं। मतलब अभी आपने रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा जिसमें न्यूज़ रिपोर्टर करता है 94 लाख वो हार जाता है गेमिंग ऐप में, तो जी उसको घर से बाहर कर दिया जाता है। और एक 7 साल का बच्चा, उसने घर की पूरी सेविंग मिटा दी। तो कई सारे ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल आ रहे हैं, और अभी रिसेंटली बहुत चल रहा है, ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे चल रहा जी। है। क्या आपका इस चीज़ में विचार ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा-सा अवेयर रहना चाहिए? आपने बच्चों को डिवाइसेज़ दे दिए हैं, ये डिवाइस है, उनको चलाना नहीं आता, बट यदि आप उनको सही यूज़ बताएँगे तो क्या ये सारी चीज़ें रेगुलेट की जा सकती हैं? देखिए सही यूज़ तो बता दें, लेकिन क्या होता है ना, बच्चे छोटे होते हैं, जब उनका माइंड ग्रो होता है ना धीरे करके, ऐसे ही आप ये समझिए कि हम किसी बच्चे को बताते हैं कि कार्टून अच्छा होता है, फिल्म नहीं। हम लोग मूवीज़ या न्यूज़ देखते हैं, लेकिन बच्चे फिर भी कार्टून में ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। जी। तो चीज़ें ऐसी रहती हैं, बच्चों को हम चेंज नहीं कर सकते। हमें बेसिकली उन एड्स को उनको एक सिक्योरिटी सिस्टम में रखना चाहिए, और पेरेंट्स में चाहे इतने अवेयर हो जाएं, लेकिन जो एड्स आ रहे हैं आज के टाइम पे टीवी में, मोबाइल्स में, कि गेमिंग मार्केट रिस्क, ये सब दे रहे हैं, डिस्क्लेमर ज़रूर दे रहे हैं गवर्नमेंट, लेकिन क्या होता है ना, एड्स तो चल ही रहे हैं ना। कई सारे एक्टर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, मतलब सोच नहीं सकते, वो एक्टर्स, क्रिकेटर्स, वो लोग इस चीज़ को ऐड कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को खेलिए, 1 रुपए में आप आईफोन जीत सकते हैं। तो ये सब क्या है, गैम्बलिंग की साइड ही तो जा रहे हैं, और प्रोफेशनल लोग नहीं करते हैं, 25 के ऊपर लोग नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 18 19 20 21 22। और जो 18 से नीचे भी हैं, तो वो कहीं अपने बड़े भाई या फादर की आईडी से वो उस पर गेमिंग चला रहे हैं। जी और ये तो पक्का है कि कोई नहीं जीत पाता है, सिर्फ बिल्कुल। फेक दिखाते हैं, ऐसा जीता, बट कुछ नहीं है। कई सारे हम लोगों ने अंदर से देखे भी हैं, और हमारे कुछ दोस्त भी हैं जो गेमिंग ऐप में वर्क करते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कभी ज़िंदगी में भी कोई नहीं जीत सकता है। बोले ऐसी एल्गोरिथम इन लोगों ने सेट किया रखी है। आप सोचिए इस लेवल का, क्या गवर्नमेंट को दिख नहीं रहा है? जी दिख रहा है ना, क्रिकेटर्स को नहीं दिख रहा है, एक्टर्स को नहीं दिख रहा है, फिर भी वो इस चीज़ को कर रहे हैं ना प्रमोट। तो बिल्कुल। ये इस चीज़ पे रोक लगानी चाहिए ना हमें, कि वो गेमिंग नहीं करना है। जी ये आपका जो पॉइंट है काफ़ी वैलिड पॉइंट है, बट मैं इस चीज़ पे आपका कटाक्ष करना चाहूँगी। ये जो आपने बताया हुआ है, ये उस वर्ग का बताया हुआ जो कि पिछड़ा, मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। आपने देखा होगा कि हमारी आज भी भारत की आधी जनसंख्या जो है, जो पिछड़े वर्ग में आती है या मिडिल क्लास में आती है, जिनको इतनी नॉलेज नहीं है। अब जो एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो काफ़ी चीज़ को रेगुलेट कर लेते हैं, बट जो मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं वो सिर्फ अपनी वर्क में लगे रहते हैं, जो कि अपने बच्चों को उतना नहीं बता पाते।
तो जब उनको हम मेन लाइन में लेके आएंगे, तब जब हम पेरेंट्स तक इस चीज़ का नॉलेज पहुंचाएंगे, तब वो अपने बच्चों तक पहुंचाएंगे। देखिए, पढ़ाई लिखाई आप जो कह रहे हैं, एजुकेशन, अपर मिडिल क्लास या जो बड़े आदमी हैं उनको बढ़िया से नॉलेज है तो वो इन सबसे बच रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही झूठ है। क्यों? क्योंकि मैं बता दूं, अभी एक रिसेंटली स्कैम चल रहे हैं, वीडियो कॉल स्कैम। जी। कई सारे वीडियो कॉल, फ्रॉड वीडियो कॉल स्कैम कॉलिंग आ रही है पुलिस वालों के लिए, कि पुलिस वीडियो कॉल कि आप डिजिटली अरेस्ट हो गए, तो उनसे 3-3 करोड़ की लूट हो गई है। कौन है जी। ऐसे लोग? खुद IAS के साथ, और कई सारे अपर मिडिल क्लास जो मतलब एजुकेटेड बहुत लेवल के हैं, उनके जी। साथ ऐसे स्कैम हो गया। अभी मैं रिसेंटली एक बताऊं आपको, मेरे जीजा जी हैं मर्चेंट नेवी में, उनके एक फ्रेंड थे, तो उनके साथ 1 करोड़ 13 लाख रुपए का स्कैम हुआ है सिर्फ ब्लॉक ट्रेडिंग के नाम पे। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं था। सोचो, ब्लॉक ट्रेडिंग इस लेवल का स्कैम कर लिया उन्होंने, 1 करोड़ 13 लाख रुपए का, और वो मर्चेंट नेवी में थे। आप सोचिए ना किस लेवल का एजुकेटेड होंगे, जी। फिर भी उनके साथ हो गया ना। तो इसमें पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करती है, सामने वाले की सेल्स मैटर करती है, वो किस तरह की सेल दे रहा है आपको। बिल्कुल, इस चीज़ से बिल्कुल मैं आपकी सहमत हूँ। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या आपको नज़र आता है? सॉल्यूशन तो एक ही चीज़ है कि पहले साइबर हमारा एकदम टाइट होना चाहिए। जहाँ भी इस टाइप की फ्रॉडलेंट चल रही है वो उसको ब्लॉक करना चाहिए। उसके बाद जो भी एड्स हैं जहाँ पे हम डिस्क्लेमर देते हैं ये सब्जेक्ट टू रिस्क, उस एड को ही बंद कर दो। हम रिस्क वाली चीज़ों को क्यों ऐड करें, क्यों प्रमोट करें? बस जैसे ये आपने पॉइंट रेस किया हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ों में चलता है। लाइक टोबैको में चलता है। टोबैको इस तो ऐड नहीं चलाइए ना आप, टोबैको का ऐड नहीं चलाइए। बट इस GDP का या हमारी गवर्नमेंट का एक फेवरेबल पार्ट यहीं से आता है। फेवरेबल पार्ट आता है, लेकिन हम कैंसर लेकर आए तो हम कब मना करें कि उसको सेल नहीं कीजिए। आप सेल करिए, बस उसका ऐड नहीं चलाइए। क्या होता है, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो आज के टाइम पे उसका फ़ोन भी है, 6 साल के बच्चे के पास फ़ोन है, वो भी देखता है सिगरेट, गुटखा, ड्रग्स, सब कुछ देखता है वो, उसमें दारू सब कुछ देखता है। लेकिन अगर हम ऐड नहीं चलाएंगे तो फिर कहाँ से देखेगा वो? इस अकॉर्डिंग तो जो रील पे या इंस्टा पे जो कंटेंट चलता है उसको भी रेगुलेट करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, अगर हमें सुधारना है तो। और हमें अगर सुधारना नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू पे ध्यान देना है, तो फिर मैं कहता हूँ बिल्कुल जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। तो इस चीज़ से हमें जो हमारा लोअर मिडिल क्लास है इसको भी अपडेट करना चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में किसानों की जनसंख्या काफ़ी है, जिनमें कि इतनी नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया को लेकर, बट उनके बच्चों में है। बट बच्चे इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं कि वो अपने माँ बाप को उस चीज़ से वो नहीं करते हैं। जैसे आपने जो एग्जांपल दिया, हो सकता है कि वो अपने बच्चों को अवेयर नहीं कर पाए क्योंकि वो उनको खुद इतनी नॉलेज नहीं। तो इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो, मैं आपको बताऊं, किसान का बच्चा आज के टाइम पे बहुत इंटेलिजेंट है। आज हम, मेरे पास और आपके पास पैसा नहीं है जो किसान के पास पैसा है, क्योंकि किसान ने अपनी ज़मीन बचा ली। और आज के टाइम पे ज़मीन की कीमत क्या है, तो किसान के पास इतना पैसा है ना, और उसका बेटा तो उससे ज़्यादा अवेयर है, वो मेहनत जानता है। उसको किसान ने सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई है, मेहनत, मेहनत से पैसा। ट्रैक्टर चला के कैसे पैसा कमाया जाता है, उसके पिताजी ने यही बात सिखाई है। तो किसान को तो हम बीच में ला ही नहीं, है अच्छा है, क्योंकि किसान के बच्चे नहीं गेम खेल रहे हैं। गेम कौन से खेल रहे हैं? जिनके फादर सर्विस कर रहे हैं, नॉलेज नहीं, उनको तो नॉलेज नहीं, फिर भी वो ये सब नहीं कर रहे हैं। इस चीज में कोई दो राय नहीं है, मतलब कि किसान काफी अपने बच्चों को एजुकेटेड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ मेहनत। जैसे एक मेहनत की रोटी या मेहनत का पैसा कैसे कमाया जाए, ये उनको एजुकेट कर देते हैं। तो किस वर्ग को हमें टारगेट करना चाहिए कि हम इस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकें? अब जैसे आपने बोला कि हमें IT साइड बढ़ना चाहिए, ऐप्स डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए, कुछ ऐसे गेमिंग ऐप बनाने चाहिए। जैसे आपने एग्जांपल दिया, उस वीडियो का रेफरेंस दिया, तो यदि ऐसे गेम भारत में होते, हम उसको रेगुलेट कर सकते थे कि किस पॉइंट तक इसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या कैसा होना चाहिए। जी, हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते हैं। देखिए, हम किसी वर्ग को टारगेट नहीं कर सकते हैं इस चीज़ में, ये गलत, बहुत गलत होगा। हम बेसिकली, मैं आपको ये बताऊं कि मेरे कई सारे किसान फ्रेंड्स हैं, तो क्या होता है कि उनकी 100 बीघा अगर ज़मीन है, तो जब मैं उनसे 2 साल बाद मिला ना, तो उन्हें 120 बीघा ही बताई है, कभी 100 से 90 बीघा नहीं बताई है जी। और वो गेम्स में से दूर ही हैं। तो आप सोचिए ना कि वो बढ़ाते ही हैं। ये एक मेहनत, मैं आपको बताऊं, मेहनत मेन होता है। आज के टाइम पे कैसा चल गया कि बोर्डिंग स्कूल चल गए हैं, हॉस्टल्स, ये सब। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं ये माँ बाप से दूर हैं, फिर उनको धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कि मैं माँ बाप से दूर रह के ही रहते हैं। आज के टाइम पे क्या हो गया, पहले हम लोग रहते थे तो हम लोग के साथ में सोते थे, साथ में पूरे मम्मी पापा सब 1-2 कमरे रहते थे घर पे, सब आराम से साथ में। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपका कमरा अलग, आपके भाई का अलग, आपकी सिस्टर का अलग कमरा हो गया है, कई सारी चीज़ें। तो क्या होता है, हम आपस में डिस्कस नहीं करते। अब हम अकेले हैं कमरे में, तो हम क्या कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, कुछ नहीं पता होता है। कुछ
चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ गवर्नमेंट को चेंजेस करने पड़ेंगे, जी कुछ हमें पेरेंट्स को भी चेंज करने पड़ेंगे, और कुछ टेक्नोलॉजी भी चेंज करनी पड़ेगी। लाइक कि फ़ोन में कुछ ऐसे लॉक्स होने चाहिए, इस टाइप के होने चाहिए कि वो चीज़ें बैन हो जाए परमानेंटली। कई कार्तिक सारे जी, बस इसमें हम इनबिल्ट नहीं लेके आ सकते। जैसे आप जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लॉक्स होने चाहिए, ये इनबिल्ट होते हैं। यदि हम ये इनबिल्ट लेके आएंगे तो ये हमारे लिए ही खतरे का विषय है। इनबिल्ट नहीं है, मैंने क्या बोला आपसे, एड्स बंद कर दीजिए, जिसमें जी। डिस्क्लेमर आ रहा है ना, वो आप एड्स बंद कर दीजिए। मैं ये आज लिख के दे रहा हूँ आपको, 95% गेमिंग स्कैम होना बंद हो जाएंगे। जो भी स्कैम्स चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, और आप म्यूचुअल फंड स्कैम जो भी चल रहे हैं जी वो ये बंद हो जाएंगे। अगर म्यूचुअल फंड इतना सेफ है तो गवर्नमेंट ये क्यों नहीं बोलती है आपसे कि ये क्यों बोलती है, इट डिस्क्लेमर टू रिस्क, ये सब्जेक्ट टू रिस्क, क्यों बोलती है? क्योंकि रिस्क है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। पैसा सेफ साइड आदमी समझ रहे, करते हैं एसआईपी कर हम्म रहे हैं लोग, जिंदगी भर की मेहनत लगाते हो, कल के दिन कोई कंपनी भाग गई तो वो तो स्कैम हो गया। बट ये जो आपने पॉइंट रेज किया हुआ है, इसमें काफ़ी गवर्नमेंट के बैंक्स भी थे। आपने सहारा का नाम सुना होगा, जो कि काफ़ी चर्चित रहा था अपने स्कैम के लिए। तो सहारा जब गवर्नमेंट का होके इस सारी चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर पाया, या जो भी चीज़ें रही थी, तो एसआईपी तो फिर काफ़ी छोटी चीज़ सहारा इज नॉट अ स्कैम। सहारा जी, सहारा सहारा एक स्कैम नहीं है। हाँ, बट अभी भी कुछ लोगों के 10-12% इंडिया के लोगों के अभी भी पैसे सहारा में फंसे हुए हैं, जिसका कोई क्लियरेंस नहीं मिला है अभी नहीं तक। 10-12 नहीं, एक्चुअली 60-70% लोगों के पैसे जी, फंसे हुए हैं, काफ़ी लेकिन होंगे। स्कैम नहीं है। लेकिन क्या हुआ, 1 लाख करोड़ नहीं, किसी वजह से किसी और देश में अटके हुए हैं, और सहारा सेफ साइड का, उनके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा है सहारा के पास। जी तो हम इस चीज़ को तो चलो रीटारगेट बाद में करेंगे, लेकिन हम बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कहीं ना कहीं एड्स को बंद करना पड़ेगा। क्रिकेटर्स हों या कई सारे लोग हों, उनको 100-100 करोड़ रुपए एक एड्स के लिए बोले जाते हैं, लेकिन कई सारे आप सुन रहे हो क्रिकेटर्स हैं या फिर एक्टर्स हैं, उनको 100-100 200 करोड़ रुपए सिर्फ एक एड्स के, तो क्यों दिया जाता है इतना पैसा? क्यों? क्योंकि ये एक टाइप से लीगल मनी है ना। जी जी बिल्कुल। तो हम इस चीज़ को एक ही चीज़ से हम सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट ये चाहे कि जिसमें डिस्क्लेमर दें हम, इट्स सब्जेक्ट टू रिस्क, मार्केट टू रिस्क, तो हम उसको क्लोज कर दें, हम उसका एड्स रन नहीं कराएं। जी अगर हम इसका एड्स रन नहीं करेंगे तो 95% होने वाले स्कैम्स या गेमिंग्स होने वाले बंद हो जाएंगे। आपका ये जो सजेशन है, ये गवर्नमेंट तक ज़रूर हमारे पॉडकास्ट के थ्रू जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।